Guys, go through last lecture notes. Do you have any doubts? चलिए, आई बिलीव आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे MT2 की, कर लिया होगा या कर रहे होंगे। जैसा मैंने प्रीवियस बैच में कराया, सेम आपके यहाँ भी कराते हैं। तो एक बार मैं आपको 7-8 मिनट्स देता हूँ। सबसे पहले जीओसी की बात करेंगे, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। इंडक्टिव एंड रेजोनेंस, ये जो है इतना पार्ट आप फटाफट 7-8 मिनट्स में इसको रिवाइज करिए। मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देता हूँ। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, स्पेशली जेईई एडवांस टाइप के एग्जाम में, जिसमें आपको एकदम क्वेश्चन नया सा लगेगा। कॉन्सेप्ट जो है वही होंगे, बट क्वेश्चन एकदम से नया सा होगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट जो नए क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको उस लेवल के नीचे ही मिलेंगे, बट देयर विल बी 1 और 2 क्वेश्चन जिनका लेवल अप होगा, और उसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्चुअली सब पढ़ा होगा, बट वो क्वेश्चन का स्टाइल होगा वो नया सा होगा। तो अभी आज हम लोग उस क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। तो जस्ट आप एक बार इंडक्टिव एंड रेजोनेंस जो भी आपके नोट्स में है वो आप गो थ्रू कर लो, और स्पेशली एक्सरसाइज 1 और 2 की जो रिलेटेड थियरी है, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है? क्विकली, हाँ। और जैसे ही आपका रिवीजन फिनिश होता है, लेट मी नो। दोस्त हु हैव जॉइंड लेट, उनके लिए ये है कि बाकी सब लोग, अभी हम आज रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस वीक में यही आपका लास्ट लेक्चर है। तो उसमें इंडक्टिव और रेजोनेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप क्विकली रिवाइज करिए। स्पेशली थियरी जो है वो एक्सरसाइज 1 और 2 से रिलेटेड जितने भी आपने लिखे, क्विकली रिवाइज दैट, एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस रिलेटेड।
रटना नहीं है, जस्ट एक बार आप गो थ्रू करिए, पेजेस पलटिए। सर एक डाउट है। हेलो। यस बेटा। सर जो स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट है वो इसमें नहीं आता है ना? स्टेबिलिटी वाला हाँ। आप एक बार गो थ्रू कर लो, कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना होगा तो मैं बता दूंगा। आपने शायद ये लाइन सुनी नहीं मेरी, कि हम किसी भी एग्जाम की जब कोई प्रिपरेशन करते हैं तो इस लेवल पे करते हैं, है ना। ज्यादातर क्वेश्चंस इस लेवल के होंगे, एक आध कोई क्वेश्चन होगा जो तुम्हें बिल्कुल नया सा लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, सोचेंगे, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो एक पूछ लेना मुझसे, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ही आपका रिवीजन खत्म होता है, आप तुरंत बताइए मुझे।
जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए बता दूं कि हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ये लास्ट लेक्चर मेरे ख्याल से इस वीक का एक ही लेक्चर है आपका। इंडक्टिव एंड रेजोनेंस का थियरी आपको पढ़ने को बोला है क्विकली, और फिर उसके रिलेटेड में क्वेश्चंस यहाँ पर कराऊंगा। Write in chat box if you have done. हो गया सबसे? चलिए अभी डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। देखो हर एक क्वेश्चन लगभग आपके लिए मैं नया सोच दे रहा हूँ। पहली चीज, इफ यू फील कि ये मेरे को कोई चीज, जैसे तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगर कुछ और तुम्हें लगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट मेरे कॉन्सेप्ट से मैच नहीं कर रहा, ठीक, तो पहले तो मेरे वाले कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनना। ये नहीं होना चाहिए कि तुम केवल अपने कॉन्सेप्ट्स को लगातार सोच रहे हो और मेरे वाले कॉन्सेप्ट्स को रजिस्ट कर रहे हो। आप मेरे वाले कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊं उसको अंदर करना, एक्सेप्ट करना, फिर पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स की लड़ाई करा देना इसके साथ। जो विनर होगा उसको एग्जाम हॉल में यूज करना है आपको, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रजिस्ट करते रहें। और क्योंकि लास्ट लेक्चर में अभी बैच में एक दो बच्चे ऐसे थे जो कंटिन्यूअसली अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, वो अपना एक्सप्लेनेशन, दे आर नॉट लिसनिंग कि हम मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो गलती आप नहीं करना, ठीक है? आप एक बार पूरा ध्यान से सुनना, अपने वाले कॉन्सेप्ट्स को फिर रिलेट कराना, कंफ्यूजन है तो बात करना, और अगर आप मैं बोल दूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है तो उसको वहीं पर हटा देना, छोड़ देना।
चलिए, सो आई एम गोइंग टू गिव यू एप्लीकेशन पार्ट रेजोनेंस का। ये जितने कोई भी अगर वीडियो यूज कर रहा है तो प्लीज बंद कर दे। स्टॉप वीडियोस, आपकी वजह से डिस्टर्ब होता है क्लास। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये प्योर रेजोनेंस का एप्लीकेशन है। अच्छा, ये क्वेश्चंस का मतलब, डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे मिल जाएंगे। ये केवल है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर पाए, इसलिए क्वेश्चंस का डिस्कशन है। Write your answer in chat box. Quick. Write your answer in chat. All of you, quickly write your answers. You all have to participate. सबने अटेम्प्ट कर लिया? Should I discuss? Yes, sir. Guys, केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पर। अब उससे, क्योंकि वो आपने केवल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा हुआ है, उससे ऊपर आते हैं, अलग आते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का वो डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा और सिंगल बॉन्ड का कम हो जाएगा। ये किस चीज का ऑर्डर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का, Bond. है ना।
इसी पे बॉन्ड आया गया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में। अगर मैं लेंथ लिखूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये किस चीज का है, बॉन्ड लेंथ का। लेंथ का। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। कौन बीच में बोल रहा है गाइस? अब हमें रेजोनेंस का एप्लीकेशन इसमें देखना है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो तीनों केसेस आप देख लो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जिस चीज के लिए बोल रहा है, आपको ये नहीं देखना है कि कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, यू हैव टू चेक वेदर दैट पार्ट इज इन रेजोनेंस और नॉट। तो ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, इन दिस पर्टिकुलर केस हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो रेजोनेंस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपाउंड के रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस चीज के लिए उसने पूछा हुआ है, क्या वो पार्ट रेजोनेंस में। यहाँ पर ये आइडेंटिकल सी डबल बॉन्ड सी है, तो इसीलिए उसने लिखा नहीं है कि कौन सा, तो मैं इसको चूज कर लेता हूं, तो आप बोलेंगे यस रेजोनेंस। इसमें देख लो, तो इसमें बोलेंगे यस रेजोनेंस। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस रेजोनेंस? रेजोनेंस होने से ये जो डबल, क्योंकि आप जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे इसका, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक, आप लिख पाओ या नहीं लिख पाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो क्लैरिटी है कि ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा ऐसे, ये स्टाइल है शिफ्टिंग ऐसा, आप उधर घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो प्लस माइनस इधर बनाया, आप उस डायरेक्शन में घुमा दो। ऑब्जेक्टिव इज कि ड्यू टू रेजोनेंस हमको दिखाना है डबल बॉन्ड इज बिकमिंग सिंगल। ठीक है, एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं कि हर बार डबल बॉन्ड सिंगल बने, रेजोनेंस से हो सकता है सिंगल बॉन्ड डबल बन रहा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज प्रिडिक्ट करना कि हो क्या रहा है रेजोनेंस के टाइम पर। ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड इज बिकमिंग सिंगल। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं फिर एक स्टेटमेंट, मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस implies more single bond, more single bond character। सिंगल बॉन्ड लिखने के बदले क्या लिखेंगे, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और जैसे ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, यू विल से लेंथ इंक्रीजेस। चाहे आप ये केस ले लो या ये केस ले लो, दोनों केसेस में जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल है। यहां पर भी पार्शियल डबल, और जब तुम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो तो उसमें भी तो ऐसे ही डैश डैश करके दिखाते हो, जिसको आप सर्कल बोल देते हो, रिंग। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पर भी बॉन्ड कैसा है, पार्शियल डबल है। केवल आपको ये जज करना होता है कौन सा पार्शियल डबल टुवर्ड्स डबल है और कौन सा पार्शियल डबल टुवर्ड्स सिंगल है। ठीक है, तो जिधर वो जिस डायरेक्शन में जाएगा उसका कैरेक्टर वैसे ही समझ में आएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था। अब मोर रेजोनेंस है ये कैसे पता चलता है, तो एक तो तरीका है जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो, राइट। तो सीधे सीधे अपने को पता चल रहा है कि ये जो केस है इसमें मोर रेजोनेंस होगा, और अपने को मालूम है अगर रेजोनेंस यहाँ ज्यादा हो रहा है और रेजोनेंस का इम्पैक्ट क्या है, डबल इज बिकमिंग सिंगल, तो उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो थर्ड केस है उसमें सीसी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर आप 2 ले लेंगे, ये आपका प्योर डबल है। तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये आपका आंसर आया इस चीज के लिए, जब आप लिखते हैं बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो भले ही आपने कुछ किया हो, यही किया है, तो भी आप इसको कॉपी कर लेना अच्छे ढंग से, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू एनी पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आस्क। सर वो ग्रेटर देन सेकंड कैसे होगा, एक बार एक्सप्लेन करो। कौन कौन सा बेटा? थर्ड ग्रेटर देन सेकंड। बॉन्ड लेंथ, अभी तो ये स्टेटमेंट पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू रेजोनेंस डबल इज बिकमिंग सिंगल, क्या ये समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। फिर नीचे क्या लिखा, मोर रेजोनेंस इंप्लाइज मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या ये समझ में आया? हाँ हाँ।
यस सर, समझा। ये समझ में आया? तो बस यही है ना, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स इस तरह से रेजोनेंस में जाएंगे तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाएंगे, यानी यहाँ ज्यादा रेजोनेंस है, लिखा तो मोर रेजोनेंस। और मोर हाँ, रेजोनेंस का मतलब क्या हो जाएगा फिर? मोर सिंगल सिंपल बॉन्ड ज्यादा कैरेक्टर, लेंथ बढ़ गया, लेंथ लेंथ बढ़ गया इंक्रीज। तो पहले। हाँ, तो ये सब। किसी और को कोई डाउट है? अदरवाइज यू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको आप कलर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर बार ये हो रहा हो, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि ड्यू टू रेजोनेंस डबल इज बिकमिंग सिंगल। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। सर एक डाउट है। बोलो। सर अगर ये दोनों क्वेश्चन में मतलब अगर सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आ गया तो फिर वो देखेंगे ना इलेक्ट, वो चार क्या मतलब चार कंडीशंस आपने लिखाए थे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और वो हाँ हाँ सब। हाँ, तुम्हें खाली ये पता करना है कि किसमें ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है। ठीक है, उसके पॉइंट्स क्या है वो तुमने जो बोले वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें अभी हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। खाली स्टेटमेंट क्या है? मोर रेजोनेंस मतलब, मोर मोर बॉन्ड। रेजोनेंस मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड है। मोर रेजोनेंस कैसे होता है वो नोट्स में से पढ़ो आप, ठीक है? इसको हटा दें। हाँ, ओके। इक्वल भी हो सकता है कहीं पर, हाँ? आप अगर सोचोगे, ऑलमोस्ट सेम को सेम लिख देते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यूज योर माइक, हाँ? फटाफट इसका भी आंसर निकालिए।
वेरी गुड, फटाफट आंसर डालिए। डन। गुड, वेरी गुड। चल डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन का। गाइस अगेन ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्डो की बात कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये देखो कि क्या केसेस में सी डबल बॉन्डो रेजोनेंस में है। इसमें कंडीशन क्या होती है, डबल सिंगल डबल। तो इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं होगा तो जो कैरेक्टर यहाँ दिख रहा है उसी कैरेक्टर में इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी कि इसको हम डबल बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ वाला देखो डबल सिंगल डबल दिख रहा है, तो अगर तुम इसका रेजोनेंस बनाओगे तो आपको वो डबल सिंगल बनता हुआ दिखेगा। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन? तो इसका मतलब डबल इज बिकमिंग सिंगल, ये ध्यान देना। ठीक, इसमें भी देखो वही चीज हो रही है। इसका भी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा लिखा है। ये तो यहाँ पे भी डबल इज बिकमिंग सिंगल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रेजोनेंस का इम्पैक्ट क्या हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस डबल इज बिकमिंग सिंगल। तो फिर वही कहानी कि मोर रेजोनेंस, तो इसका मतलब है मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मीन्स मोर लेंथ। एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको केवल ये जज करना है कि और दीज टू केसेस किस केस में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इसमें डबल सिंगल डबल एक ही है, और इसमें डबल सिंगल इसमें यानी ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, और कोई स्पेशल केसेस भी नहीं दिख रहे हैं। दोनों एक जैसे ही टाइप के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मोर रेजोनेंस हम इसमें बोल सकते हैं, और मोर रेजोनेंस का मतलब हो जाएगा कि यहाँ जो सीओ बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। सो योर आंसर विल बी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन। इसको कॉपी कर लो, फिर लेवल अप क्वेश्चन देता हूँ।
Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. Yes, sir. अभी लेवल अप क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप करके दिखाइए। जो हाइलाइटेड है उसकी बात कर रहे हैं आप। देखिए इस तरह से क्वेश्चन का लेवल अप होता है। वही सारे कॉन्सेप्ट से हल्का सा चेंज कर दिया तो ये लेवल अप हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में नया नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए अभी। थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, इससे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जब पहली बार क्वेश्चन आपने देखा, मतलब इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं किया, अपने आप सोच पा रहे, तो वो नया क्वेश्चन हुआ। अभी ये नया नहीं है, बट ये लेवल अप हो गया है। क्विकली राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। Somebody saying I wanted to take a screenshot previous page. Yes, but you can take. सर ये जो आपने डैश किया वो माइनस चार्ज है? नहीं बेटा, वो हाइलाइटेड है। हाइलाइटेड का मतलब उसकी बात कर, उस बॉन्ड की। अच्छा अच्छा। यहाँ लिखा है ना बॉन्ड लेंथ, कौन सा लेंथ, तो वो हाइलाइटेड है। जो हाइलाइटेड बॉन्ड है ना, ये इसकी बात कर रहा है। If you get disconnected, let me know personally.
Quickly write your answer, all of you. Done? Should I discuss? Yes, sir. Guys, सर okay. ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो अभी जो 2 क्वेश्चंस आपने कॉन्सेप्ट लर्न किया, आप इसका मतलब परफेक्शन के साथ आपको समझ में आ गया। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज आप ध्यान से देखो इधर कि आपको कौन सा बॉन्ड किसके बारे में आपसे बात कर रहा है। इस सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड। क्या ये रेजोनेंस में जा रहा है? तो आपको दिख रहा है क्लियरली नो रेजोनेंस। क्या ये रेजोनेंस में जा रहा है? नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल सिंगल रेजोनेंस नहीं होता, तो हम लिखेंगे नो रेजोनेंस। सो यहाँ पर ये हो गया प्योर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हो गया प्योर डबल बॉन्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो ये तो क्लियर है। अब बाकियों में देखो हो क्या रहा है, यहाँ का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू ऐसे जाता है। तो ये रेजोनेंस के बाद यहाँ पर अगर तुम कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख दोगे, देन यू विल रियलाइज कि ये रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बताया था, ये इंपॉर्टेंट है जान लेना कि वो रेजोनेंस की वजह से इट इज बिकमिंग सिंगल फ्रॉम डबल और डबल फ्रॉम सिंगल। तो यहाँ क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड इज बिकमिंग डबल। तो अगर मैंने इसके लिए अब बोला तो बोलना पड़ेगा मोर रेजोनेंस implies मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या ये चीज समझ में आई सबको?
एनी डिफिकल्टी? No, sir. इसमें भी वही चीज है, देखो लोन पेयर का रेजोनेंस हुआ तो ये बॉन्ड जो हो जाएगा उसको पार्शियल डबल बॉन्ड बोल देंगे। इसमें भी वही है, डबल सिंगल नाइट्रोजन लोन पेयर, तो इसका मतलब यहाँ भी पार्शियल डबल है और यहाँ भी डबल से सिंगल हो रहा है, सॉरी उल्टा, हाँ सिंगल से डबल हो रहा है, यहाँ भी सिंगल इज बिकमिंग डबल। नाउ यू हैव टू चेक बिटवीन 2, 3 एंड 4, इनमें से किसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। किस रेजोनेंस की बात चल रही है? रेजोनेंस बात चल रही है इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की, तभी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। तो ये जो NO2 है उसका क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है वाया रेजोनेंस। ध्यान से देखना क्या बोलने जा रहा हूं मैं। ये CH3O क्या कर रहा है? ये लोन पेयर अपना अंदर भेज रहा है, यानी कि इसका और नाइट्रोजन का आपस में जो रिलेशन है वो है क्रॉस का। क्या आप समझ पा रहे हो? ये भी चाहता है कि अपना लोन पेयर दे, नाइट्रोजन भी चाहता है अपना लोन पेयर दे, यानी कि CH3O की वजह से, क्योंकि वो रिलीज खुद कर रहा है, तो बेंजीन NH2 से इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों लेना चाहेगा या कम लेना चाहेगा, आप ऐसा बोल दो। तो अगर तुम कंपैरिजन करोगे इसका एक नॉर्मल वाले केस से, तो इसमें जो रेजोनेंस है नाइट्रोजन के लोन पेयर का वो डिक्रीज कर दिया। रेजोनेंस ऑफ नाइट्रोजन विद बेंजीन decreases due to OCH3। इसमें क्या होगा? उल्टा और ये खींच रहा है, वो दे रहा है और खींच रहा है उसको, तो यहां पर जो आप बोलोगे वो लिखा जाएगा कि रेजोनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड रेजोनेंस ऑफ, सॉरी NO2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्या लिख दिया मैंने, रेजोनेंस ऑफ नाइट्रोजन विद बेंजीन, इसमें इंक्रीजेस लिखेंगे ड्यू टू NO2। और इसमें तो वो तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो कंपैरिजन की बात ही नहीं है। तो जिसमें रेजोनेंस जो है वो बढ़ गया, उसमें कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा? सामने लिखा हुआ है, राइट। जिसमें रेजोनेंस कम हो गया उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब आते कंपैरिजन में। सबसे पहले सब में दिखा तो जो फोर्थ कंपाउंड है प्योर सिंगल, तो उसकी लेंथ सबसे बड़ी कर देंगे। फिर फर्स्ट वाला तो लास्ट में आएगा। अब 2, 3 और ये जो 5 है, इसमें किसमें रेजोनेंस जो है वो सबसे कम हो रहा है। जिसमें रेजोनेंस सबसे कम होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर का, वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा CN का, तो वो फिफ्थ वाला है, तो यहाँ फिफ्थ लिख देंगे। फिर किसमें रेजोनेंस? NO2 तो रेजोनेंस को बढ़ा रहा है नाइट्रोजन के लोन पेयर के रेजोनेंस को, तो वो हम लोग डबल बॉन्ड कैरेक्टर पे लेके जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ 2 आएगा। फिर 3 आएगा, और 1 वाले में तो भाई डबल बॉन्ड प्योर है तो वैसे ही रहने वाला है। ये है CN बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है। इसको कॉपी भी कर लो, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू आस्क। हैव यू ऑल कॉपीड?
Then remove this. Yes, sir. Sir, 1 minute. Oh. चल गाइस, फिर से एक नया सा क्वेश्चन आपको देते हैं। ध्यान से सोचना, छोटा सा आंसर है, बट ऐसे ही नहीं, रैंडमली नहीं लिखना है, आप पहले सोच करके आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? Quickly write your answer in chat box. सबने सोच लिया? Sir. चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसको। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी इसके किए हुए, बट फिर भी आप इसको ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से रेजोनेंस एनर्जी में डील कर रहे हो, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट है जो आप थ्रू आउट यूज करते हो। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, आपको ये दिखाना है कि किसमें ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको केवल इतना दिखा देना है कि बेटर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन implies more resonance energy.
मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इम्प्लाइज मोर रेजोनेंस है। और इसका क्राइटेरिया ज्यादातर टाइम में आप क्या देखते हो कि जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनते हैं। बट ये मैंने आपको लिखा था, ये मोस्टली होता है। इसके अलावा भी जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो कौन कौन से हैं, तो दो तीन ही पॉइंट्स लिखे थे। क्या कि नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है या जाता है, मतलब आप सोचिए ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन चला जाए या ऑक्सीजन कार्बन टू ऑक्सीजन चला जाए, तो उसको बेटर रेजोनेंस कहते हैं। या फिर कोई एरोमेटिसिटी आ जाए, राइट। और अगर इन कॉन्सेप्ट्स के साथ एक और मिल गया इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो तूफान ला देगा वो। खाली इक्विवेलेंट से काम नहीं चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में होना चाहिए। इन सब से अलग एक और पॉइंट कि कई बार क्या होता है, जब रेजोनेंस आप दिखाओगे ना तो फिर चार्ज सेपरेशन विजिबल होगा। रेजोनेंस में जनरली चार्ज सेपरेशन आता है, चार्ज सेपरेशन होगा। लेकिन अगर कोई रेजोनेंस है विदाउट चार्ज सेपरेशन, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज रेजोनेंस को करेगा, सॉरी सिस्टम को करेगा। और अगर चार्ज सेपरेशन नहीं आ रहा है तो वो अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया, क्या बोला मैंने यहाँ मैं लिख देता हूँ विद चार्ज सेपरेशन, तो आप लिखेंगे लेस स्टेबलाइजेशन। जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज स्टॉप राइटिंग एनीथिंग इन चैट बॉक्स, आई गेट डिस्टर्ब। मैं दो तरफ देखने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। विद चार्ज सेपरेशन तो उसको हम बोलेंगे लेस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और अगर यहाँ पर विदाउट चार्ज सेपरेशन कोई रेजोनेंस होता है तो वो बेटर है। ये पॉइंट्स आप ध्यान इनको करेंगे तो सारे क्वेश्चंस रेजोनेंस एनर्जी वाले आपसे निकल रहेंगे। इसको देखो आप, इसका जब तुम रेजोनेंस दिखाओगे देन इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर लोन पेयर था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये आगे मूव किया, यहाँ पर माइनस आ गया और ये हो गया नाइट्रोजन न्यूट्रल, डबल बॉन्ड यहाँ पर चला गया। इस वाले में क्या करोगे, जब तुम इसमें दिखाओगे तो सिंस नाइट्रोजन पहले से ही न्यूट्रल था, अब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्रोजन प्लस चार्ज वाला हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे नो चार्ज सेपरेशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चार्ज सेपरेशन। बाकी तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसा ही है। तो अगर नो चार्ज सेपरेशन है तो हम यहाँ लिखेंगे बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एंड बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मींस मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो इसीलिए 1 ग्रेटर देन 2 होगा। किस चीज के लिए आंसर, रेजोनेंस एनर्जी। फटाफट इसको आप कॉपी कर लो।
Have you all copied this? Yes, sir. Quickly write your answer. Somebody is asking what is K. K means potassium. Quickly write your answer.
चलिए डिस्कशन कर लेते हैं गाइस। कई बार कुछ नया चीज देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बार बार बोल रहा है कि नया चीज हो, आप उसको सोचो, तो डेफिनेटली आंसर आएगा। जैसे मैं एक केस लिखता हूँ, एन कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही, बट वो बाय डिफॉल्ट हम मानकर चलते हैं कि ये Na+ है और Cl- है, राइट। Na+ है, Cl-। आप लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, सीजियम, ये जितने भी आपके मेटल्स हैं, इफ यू कनेक्ट मेटल विद एनी एलिमेंट, आप इनको प्लस चार्ज देते हो। गेटिंग दिस पॉइंट? तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसा C2H5OK, या मैंने लिख दिया C2H5ONA। इसका क्या मतलब है? ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये आयोनिक बॉन्ड होगा। दिस बॉन्ड विल बी आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब है आप जो है उनको आयंस के फॉर्म में लिखोगे। तो अगर सोडियम पे प्लस डाल रहे हो तो ये पूरा पार्ट है, इस पे O पे माइनस आएगा। बाकी कुछ नहीं आप ब्रेक करोगे, सब कोवेलेंट है। बट जैसे ही मेटल के साथ कुछ कनेक्ट होगा, मेटल पे प्लस आएगा, उसके नेबर को माइनस मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी Yes, sir. कंफ्यूजन किसी को? सर आर्य मेरे ख्याल आपने से क्या यस बोला? उसने बोला। रेजोनेंस ना? रेजोनेंस। तुम लेट हो गया, मैं तो डिस्कशन सर कर रहा लैग हूँ। हो रहा है मेरा। आर मीन्स रेजोनेंस, ई मतलब एनर्जी। गाइस ये सबको समझ में आया? अब आप इसको देखो, इसमें ये जो दिया है ना, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअली में तुम इसको ये लिख करके क्वेश्चन सॉल्व करना। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है कि K+ है, Na+ है, Rb+ है, Cs+ है। हमारे लिए ये है ऑर्गेनिक वाला पार्ट, राइट। और इस वाले को तो सीधे सीधे तुमने लिखा हुआ है, यहाँ कोई आयनिक बॉन्ड हम कंसीडर नहीं, दिस इज कोवेलेंट। तो ये जब कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसका रेजोनेंस दिखा दो। K+ तो रेजोनेंस में नहीं पार्ट लेता, उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योर रेजोनेंस विल बी लाइक दिस। अब आप देखो इसमें कोई चार्ज सेपरेशन हो रहा है, लिखोगे नो चार्ज सेपरेशन। नो चार्ज सेपरेशन। इस वाले में देखो, इस वाले में अगर तुम रेजोनेंस दिखाओगे, देन यू विल रियलाइज कि यहाँ चार्ज सेपरेशन हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपने लिख दिया चार्ज सेपरेशन। तो जिसमें नो चार्ज सेपरेशन है उसको लिखेंगे बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मतलब रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 > 2। ये सब आप अच्छे से कॉपी करिए। कई बार इस तरह की नई चीजें आपको मिल सकती हैं, तो इस तरह सोच करके आप उसको प्रोसीड करोगे, प्लीज।
Should I remove this? Yes, sir. चलिए एक और अलग सा क्वेश्चन देते हैं. Guys, there are two ways जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. एक रिएक्टिविटी से रिलेटेड है और ये दूसरा. कई बार होता है कुछ आपको स्टेटमेंट आपने बड़ा सा देखा, उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट्स आपको समझ में ना आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसीलिए मैंने दो स्टाइल में क्वेश्चन दिया है, उनका आंसर सेम है. आप पहले सोचो, देन आई विल डिस्कस.
डन। ओके, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अभी। गाइस, सबसे पहली चीज यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए ये सब आपको नहीं आता है ना, नहीं मालूम है कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह क्या होता है। केवल एक पॉइंट देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे हैं, तो उस पे जो रिएजेंट रिएक्शन के लिए अटैक करेगा वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन सीकर या इलेक्ट्रॉन डोनर? तो ऑब्वियस आंसर है कि भाई अगर ये रिच है तो एक भिखारी इस रिच के साथ इंटरैक्शन में आएगा, प्रोसेस में आएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पर भिखारी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सीकर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उससे इलेक्ट्रॉन लेने कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन सीकर, वो रिएजेंट होगा, और साइंस में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। पहले भी बताया मैंने ये सब, बट लोग भूल जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए इनके बीच की रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज्यादा कब होगी, जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाए। ठीक, तो ये हो गया वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको नहीं मालूम है क्या सब्स्टिट्यूशन है वगैरह वगैरह, जस्ट फॉर इंटरैक्शन यानी रिएक्शन दिखाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, मोर रिएक्शन, फिनिश्ड। दूसरा क्वेश्चन स्ट्रेट था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछ लिया आपसे, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें SO3H ग्रुप लगा है। इफ यू चेक द लिस्ट ऑफ ग्रुप्स शोइंग रेजोनेंस, उसमें ये आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलेगा। याद रखना, क्वेश्चन इंडक्टिव से सॉल्व नहीं करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू चेक रेजोनेंस, इफ यू गेट योर आंसर विद रेजोनेंस देन दैट आंसर विल बी करेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस। ये कैसा है, लो मैंने तुम्हें बताया भी है कैसे निकालें कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि रिलीजिंग है वाया रेजोनेंस, तो उसकी सारी चीजें मैंने लिखा दी है, नोट्स पढ़ना आप। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, सब रेजोनेंस के थ्रू मैं लिख रहा हूँ। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। एक है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग निकला, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो रही है। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है।
इसका मतलब है ऑर्डर में अगर लिखना है तो मैं इस 1 को लास्ट में डालूंगा। कई ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 1 लास्ट में ना हो, तो आप क्या करोगे, उनको एलिमिनेट कर दोगे, कितनी आसानी से आपको आंसर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको फिर पावर देखना है, तो पावर भी मैंने आपको बताइए कैसे निकालते हैं। फिर भी जैसे तुम्हारा कंपैरिजन एक था O माइनस का रेजोनेंस बेंजीन के साथ और एक OH का, तो थोड़ी देर पहले हमने अभी डिस्कशन किया है कि जब ये रेजोनेंस पे जाएगा तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं आएगा, नो चार्ज सेपरेशन, बट व्हेन यू शो रेजोनेंस ऑफ दिस केस देयर इज अ चार्ज सेपरेशन। तो विच वन इज बेटर रेजोनेंस, इसको बेटर मानेंगे। इसका मतलब O माइनस का जो रेजोनेंस का पावर है दैट इज बेटर देन OH का पावर। दोनों में लोन पेयर ऑक्सीजन का, राइट। अब एक इसमें ग्रुप नाइट्रोजन वाला भी देखो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन वाला भी प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन वाले में भी प्रॉब्लम है कि जब तुम रेजोनेंस दिखाओगे यू विल गेट चार्ज सेपरेशन। तो बिना चार्ज सेपरेशन वाले से तो ये खराब है, लेकिन ऑक्सीजन से बेटर होगा बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन कैन होल्ड प्लस, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा, बेटर देन OH, नॉट O माइनस। तो इधर आप डाल दोगे NH2, ये आपका हो गया। फिर जब तुमने इसी में कंपैरिजन में लेकर आ गए ये, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस के थ्रू जा रहा था रिंग में, और वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लोन पेयर CO के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दो तरफ भेज रहा है, तो एक तरफ भेजने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम, यानी इसकी पावर तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी रिलेटिवली इन बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में। इट्स वेरी इजी नाउ, इजिली यू कैन से ऑक्सीजन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, राइट। फिर ऑक्सीजन और ये तो हो गया O माइनस। अब NH2 और OH में NH2 बेटर था क्योंकि यहाँ पर N पे प्लस ज्यादा बेटर होल्ड कर पा रहा है O के कंपैरिजन में, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, लेकिन ऑक्सीजन वाले से थोड़ी कम। फिर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इसमें कम है रिलेटिवली, तो मेरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कौन हुआ, थर्ड। फिर फिफ्थ, फिर कौन सा हुआ, सेकेंड, फिर कौन सा हुआ, फोर्थ। ये आप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बोल दो या रिएक्टिविटी को ऑर्डर बोल दो, ये आंसर है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। हमने सीधे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपेयर नहीं किया, पहले देखा चार्ज सेपरेशन किसमें नहीं हो रहा था, O माइनस वाले में चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, तो दैट इज बेटर रेजोनेंस। सर यस बेटा। सर आपने सेकंड एंड फिफ्थ में कैसे कंपेयर किया? सेकेंड और फिफ्थ में कंपैरिजन के लिए केवल इतना देखा, दोनों में एक जैसा चार्ज सेपरेशन आ रहा था, इसमें भी चार्ज सेपरेशन है, इसमें भी, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस और नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, कैन होल्ड प्लस, यानी यहाँ रेजोनेंस बेटर
बेटर हो रहा है बिकॉज नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिंपल। ठीक। ओके सर। सर लास्ट पेज दिख रहा है, क्या बड़ा? लास्ट पेज। ये वाला? हाँ Should I remove this? यस सर। चल थोड़ा यूपीएससी का भी रिवीजन कर लेते हैं। यूपीएससी ज्यादा आसान है। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन आपको देता हूँ। गैस कभी भी कोई भी नया सा आपको लगे क्वेश्चन तो आप थोड़ा सोचो उसको। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत ही ये मान लिया। पहली चीज, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप ये सोच लें कि हमने नहीं पढ़ा या मैं नहीं कर सकता। आपको माइंड में भरकर रखना है कि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नया टाइप हो सकता है, कॉन्सेप्चुअली नया नहीं होगा वो। ठीक है। जैसे अभी तनिष्क स्टार्टिंग में बोल रहा था कुछ कार्बोकेटायन जैसा, नाम से ही पता चलता है यार, कोई भी जानता है कैटायन क्या होता है। तो कॉमन सेंस कहता है कि कार्ब बोल रहा है यानी कार्बन होगा, तो उससे वो कार्बोकेटायन निकाल सकता है। कोई एनायन होता है, सब जानते हैं माइनस चार्ज वाला है, कार्बन आ गया तो कार्बन आयन। ऐसी एक दो चीजें हो सकती है जो तुम्हें एकदम नई सी अचानक से नजर आए, बट अपना माइंड यूज करोगे वो सब आराम से होता चला जाएगा। ठीक है। तनिष बोला मैंने कब बोला कार्बोकेटायन? बेटा स्टार्टिंग में तुमने कुछ तो बोला था ना। नहीं सर, आज नहीं पूछा मैं। कोई और होगा, तुम्हारा नाम फ्लैश जैसा लगा मुझे। सर तो दूसरा एक होगा गणेश।
Done? Right? IUPAC name in chat box. 1 minute, sir. दोनों नाम निकालिए। दोनों आंसर्स लिखिए। Should I discuss? Sir, आप नोट्स रिफर कर सकते हैं बिकॉज मैंने आपको टाइम नहीं दिया था यूपीएससी वाले नोट्स पढ़ने के लिए। यू कैन रिफर योर नोट्स फॉर prefix, for name as a suffix, primary suffix, whatever you want to refer, you refer. प्रायोरिटी ऑर्डर जो भी आपको देखना है, कोई स्पेशल एग्जांपल्स जो आपको देखना है वो आप रिफर कर लो। क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया था इसको रीड करने के लिए, इसलिए आप उसमें से देख लो। बट योर नेम शुड बी, द नेम द कंपाउंड शुड बी करेक्ट। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा, मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। और फुल मार्क्स के लिए आप जाइएगा ऑर्गेनिक में।
Should I discuss? Yes, sir. देखिए, सिंपल सी चीज है, मैंने बहुत सारे आपको रूल्स वगैरह बताया, लेकिन एंड में कंक्लूजन के वे में आपको ये बताया था कि whenever you get a question of IUPAC name, first you identify principal functional को, कुछ और सोचना ही नहीं है तुम्हें। आइडेंटिफाई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये सबसे पहले करना है, यहाँ से इनिशिएट करना होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, COH है, CONH2 है, OH है, राइट। तो सबसे पहली चीज आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि COOH यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। फिर जो पेरेंट चेन होती है, जिसमें से आपको रूट वर्ड मिलता है, रूट वर्ड, उसके लिए आप क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसमें सेलेक्ट करते हैं। इसका एक स्पेशल रूल है, वो अलग है कि 3 और मोर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेन चेन, वो वाला रूल पढ़ना है। उसके अलावा सब में यही करना है। तो इसमें जाओगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये आपका वो चेन का पार्ट होना चाहिए, यानी कि आपको सिंपली ये चेन ले लेनी है। और ये कभी गलती से मत कर देना कि इसको हाइड्रोक्सी बोल दिया, इसको कीटोन बोल दिया, ये कचरा है। पहले फंक्शनल ग्रुप को अच्छा पहचानना आना चाहिए, उसके बाद आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और उसके अलावा जो ग्रुप्स बच गए सब आपके प्रीफिक्स हो गए, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी है, दिस इज कार्बामोइल, आप चेक कर सकते हो नोट्स में, कार्बामोइल। ये आपका मिथाइल है। ये प्रीफिक्सेस इस तरह से हो गए। नेम लिखने के लिए सबसे पहले रूट वर्ड लिख दीजिए। तो रूट वर्ड यहाँ पर क्या आएगा, रूट वर्ड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब आपको नंबरिंग केवल सोचना है किधर से करें। तो इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है अल्फाबेटिकल, सॉरी अल्फाबेटिकल बोल रहे हैं, समेशन ऑफ लुकेंड्स देखिए। तो यहाँ से जाओगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो यहाँ तो आप हेक्स लिख दोगे, है ना। और 1 और 5 6 पोजीशन पे तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, लेकिन एंड पोजीशन है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर ये दिखा सकते हो हेक्स, और यहाँ कोई अनसैचुरेशन नहीं है, केवल आप लिखोगे हेक्स, हेक्सेन और डाइओइक एसिड। बाकी प्रीफिक्सेस पहले डाल दो अल्फाबेटिकली। अब ये कार्ब है, ये हाइड्रोक्सी है, ये मिथाइल है, सबकी पोजीशंस मालूम है, यहाँ लिख दो अल्फाबेटिकली प्रीफिक्सेस जितने भी हैं। ठीक, ये एक चीज हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो कोई पूछे, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन द सेकंड वन। 16 लिखा हो तो भी ओके, नहीं आजकल वो अवॉइड कर देते हैं लिखना, बिकॉज 16 एंड पोजीशन से, तो बाय डिफॉल्ट 16 होने ही वाला है। चलिए, तो नो डाउट इस पे आते हैं। इस वाले केस में ये एक स्पेशल एग्जांपल है, इवन दो साइकिल है, लेकिन ये साइकिल में स्पेशल है। व्हाई? बिकॉज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग, याद है। हाँ, यस इसके लिए सर। कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। चलिए, बहुत आपको चीजें अब आने लगी हैं। इसमें क्या होता है, सिंपली आप इसका नाम अलग से लिख दो। हाँ, नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंट 2E, और इसके पहले क्या है, फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटीन, और एंड में आपको केवल क्या लिख देना है, कार्बल्डिहाइड। ये इसका करेक्ट नेम है। इसको आप देख लो, कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन हियर यू प्लीज आस्क। गाइस, इसको आप कॉपी कर लो, एंड 2-3 मिनट्स आई एम गिविंग यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अपना कोई पर्सनल डाउट पूछना है इन सब थियरीज से रिलेटेड जो मैंने अभी आज डिस्कस किया है, देन यू प्लीज आस्क।
Have you all copied this? I'm waiting. If you have any doubts, जिनके पास doubts अब नहीं है इससे related, they can leave. बाकी मेरे ख्याल से अगर कोई पर्सनल डाउट्स है तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करो. 2-3 मिनट्स अभी है. यू आस्क. सर अभी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, प्रेजेंट चल रहा है उस पे ध्यान दे. प्रेजेंट कुछ चल ही नहीं रहा बेटा. इस वीक में ज्यादातर टीचर्स टेस्ट के हिसाब से ही बताएंगे तुम्हें. तो अभी मतलब अभी जो मतलब नया सीखा है उस पे ध्यान दे कि जो पहले का ध्यान तो क्लास में देना ही है ना. अरे भाई, कोई टीचर तुमको क्लास में कुछ पढ़ाएगा तो उस टाइम पे तो वही ध्यान देते हो ना. घर पे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने के बजाय, क्योंकि इसी वीक में टेस्ट है तो टेस्ट वाले क्वेश्चंस करोगे. इतनी सिंपल सी चीज है. ऐसा थोड़ी ना है कि तुम क्लास ही स्किप कर दोगे. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अभी जो नए चैप्टर सीखा है जो एमटी में आने वाले हैं तो उस पे ज्यादा ध्यान दे या जो पहले हुए उस पे ध्यान दे. जैसे IUPAC पहले हो गया तो उस पे ध्यान दे ज्यादा. हाँ ऐसा, क्योंकि बहुत चैप्टर नहीं, है तो इतना ज्यादा इसलिए. डिफरेंस नहीं आता है. जो पुराने किसी एमटी में आ चुका होता है तो जनरली उसके क्वेश्चंस थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि अभी नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है. नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है इसलिए सबसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है. जैसे जैसे तुम आगे जाओगे दूसरे एमटीज और आएंगे तो उसमें ऐसा बोला जा सकता है कि जो पुराने चैप्टर्स पढ़ाए गए उसमें से थोड़े कम क्वेश्चंस देंगे. एनी अदर कंफ्यूजन? कोई और क्वेरी किसी के पास? Hello, sir. बेटा बोलिए. So for this MTA, do we have to study from the exercise 1 and exercise 2 only? The एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 रिलेटेड थियरी, ऐसा मैंने बोला. इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम एक्सरसाइज 1 एंड 2. क्वेश्चंस विल बी न्यू. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, और बोलिए. एनी अदर क्वेरी? चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके. Bye.